का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को एक बार फिर से नमस्ते। आज हमारा जो निर्धारित विषय है, बिल्डिंग नेगोशिएशन स्किल्स एंड की बेनिफिट्स। पंडित जी, आज सात्विक फूड के ऊपर है, सात्विक आहार। अच्छा, आज कितनी तारीख है? 18 तारीख है। हमारा जो मिस हो गया था वही कैरी फॉरवर्ड में सात्विक फूड है आज। अच्छा, और अगला नेगोशिएशन स्किल्स के ऊपर। ओके, कोई बात। तो सात्विक फूड एंड हेल्थ बेनिफिट्स। जी, सात्विक फूड एंड हेल्थ बेनिफिट्स हमारा आज का टॉपिक है। और आप सभी जानते हैं कि 3 प्रकार के पदार्थ हैं जिनसे सृष्टि की रचना हुई है। सतोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान। और ये क्यों है? क्योंकि सृष्टि का जो आरंभ है वो इन्हीं 3 गुणों के द्वारा होता है। जिस समय सृष्टि लय हो जाती है या निर्मित नहीं हुई होती है, उस समय प्रकृति साम्य अवस्था में होती है। साम्य अवस्था में सत्व रजस तमस साम्य अवस्था प्रकृति। सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की जो साम्य अवस्था है उसी को क्या कहा गया है? प्रकृति। अब यहां पर हमको एक चीज समझनी है कि यहां साम्य अवस्था की बात हो रही है। साम्य को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्वल नहीं, इक्वल और इक्विलिब्रियम में फर्क होता है। इक्वल का मतलब होता है बराबर, मात्रा के हिसाब से, लेकिन इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बराबर आवश्यकता के हिसाब से, एप्रोप्रिएटनेस के हिसाब से, नीड के हिसाब से। तो साम्यावस्था प्रकृति में जो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की है उसको हम इस रूप में न समझें कि शुरू में सतोगुण रजोगुण तमोगुण बराबर होता है। बराबर नहीं होता है, साम्य होता है। जितना होना चाहिए, जैसी उसकी अनुपातिक आवश्यकता है वैसा होता है। और उससे जब प्रकृति का निर्माण होता है तो प्रकृति के निर्माण में 2 चीजें जुड़ जाती हैं। एक तो जो भौतिक पदार्थ हैं जिन्हें प्रकृति से निर्मित किया गया है। तो सबसे पहले प्रकृति से महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत, और पंच महाभूतों से फिर ये संसार जो हमें दिखाई देता है इस शेप में आना शुरू होता है। तो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की जो अवस्था है वो बहुत सूक्ष्म अवस्था है, और संसार के निर्माण हो जाने के बाद भी बहुत सूक्ष्मता से ये तीनों गुण पदार्थों के अंदर बसे रहते हैं। उन पदार्थों से हम जैसे जैसे अपने आप को जोड़ते हैं वैसे वैसे ये हमको प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ जो पंच तन्मात्राएं, उनसे जो पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां आदि बनते हैं, और मन, इन सब का भी जो निर्माण है वो इसी सतोगुण रजोगुण और तमोगुण युक्त प्रकृति से हुआ है, और इसलिए उन पर इनका सीधा प्रभाव रहता है। जो दूसरी बात होती है वो ये है कि इन पदार्थों की निर्मिति के साथ में, सृष्टि के साथ में आत्मा का संयोग होता है फलों के उपभोग के लिए।
तो वहां पर जीवों का निर्माण होता है। तो जैसे आप देखते हैं संसार में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो हैं, पड़े हुए हैं, और उन पड़े हुए पदार्थों में किसी प्रकार की गति, किसी प्रकार की चेतना, किसी प्रकार का सुख दुख का एहसास नहीं है, तो वो जड़ पदार्थ है। और जब उनके अंदर ये एहसास आने लगता है या ऐसा प्रतीत होता है, तो उन्हें हम चेतन कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर फिर उस उपभोग को करने वाला या उस चेतना को धारण करने वाला जीवात्मा प्रवेश कर जाता है। तो फिर वही पदार्थ हमें मूव करते हुए और सुख दुख का एहसास करते हुए, प्रयास, इच्छा, द्वेष आदि करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं पर हमारे सांसारिक सुख और दुख निर्भर रहते हैं बहुत अंशों तक। इसलिए आज की ये चर्चा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आहार के माध्यम से हम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे इनसे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय को हम आज चर्चा में लाएंगे। यद्यपि मैं आज सोच रहा था, पता नहीं क्यों, थोड़ा बीमारी की वजह से भी अपसेट हो जाता है, तो मैं आज यही सोच करके बैठा था कि आज निगोशिएशन स्किल्स पर चर्चा होनी है, लेकिन कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम आप लोगों से शुरू करेंगे कि आप लोग इस विषय में क्या विचार रखते हैं, और उसके बाद आयुर्वेद और शास्त्रीय मंतव्य इन विषय में क्या है, उसकी हम चर्चा करें। आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा को। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का जो हमारा आहार है, उसका हमारे हेल्थ पर क्या असर है, क्या लाभ है और क्या हानि है। दक्ष, आप शुरू करना चाहोगे बेटा के? हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी। सभी को नमस्ते। तो मैंने जो पढ़ा था कि देयर इज द कैटेगराइजेशन ऑफ फूड इनटू 3 टाइप्स। एक है सात्विक फूड जो कि प्योर है और नेचुरल है। सेकंड है, जैसे कि आपने मेंशन किया, रजोगुण, जो, और उसकी जो बात है कि इट लीड्स वन टू अ स्टेट ऑफ मेंटल रेस्टलेसनेस। और थर्ड है तपोगुण, which is harmful for both the mind as well as the body. तो I think सात्विक फूड के बारे में कहा गया है कि it is the agreeable amount of food in moderation which leads to the absence of pain, which speaks volumes about how beneficial it is for us. और एक और बात जो है कि जी, सभी को नमस्ते। एंड ये जो सब्जेक्ट है, आई थिंक वी आर बेसिकली व्हाट वी ईट। जैसा अन्न वैसा मन बोलते हैं, जैसे कि जो भी हम अंदर इस शरीर में डालते हैं वही हमारा, हम वही हैं। वी आर व्हाट वी ईट। तो हमारी ग्रोथ या हमारे जो भी विचार वगैरह सारे लिंक्ड हैं टू द फूड वी ईट। मैंने ये पढ़ा कि आपको ये सारे जो तीनों गुणों वाले जो बात की पंडित जी भी और दक्ष भी जो कह रहा था, हमें अपना काम और कार्य करने के लिए ये तीनों टाइप ऑफ फूड्स कंज्यूम करने होते हैं। तो इट्स नॉट दैट इट्स अ बैलेंस। तो एंड इट्स नॉट ओनली वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। जैसे कि कुछ स्पाइसी फूड्स होते हैं, वो राजसिक मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से हैं, जो आपको हार्ड वर्क और ऐसे टाइप की चीजों करने के लिए पॉसिबली दे आर रिक्वायर्ड। एंड वैसे ही तामसिक जो कार्य रिलेटेड भी है, इस पे थोड़ा और आई एम श्योर पंडित जी थोड़ा बताएंगे कि कुछ मात्रा में आपको कुछ आहार में ये सब चीजें लेनी होती हैं, बट डेफिनेटली सबसे जो उच्चतम फूड है वो है जो नेचर से मिलता है, जो जैसा है, जो नेचुरली योर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसमें नट्स या नट्स से बनी हुई whether it's सीड्स, नट्स, ये सब चीजें आपके शरीर के लिए उत्तम है। एंड दे कीप यू पीसफुल। उससे आपको बहुत लाभ होता है। और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसा जिस भावना से आप अन्न को ग्रहण करते हैं या जिस भावना से अन्न बनाया जाता है, वो बहुत ही क्रिटिकल माना गया है। तो
ये कहते हैं जैसे कि गुरुद्वारों में जब वो बोलते हैं कड़ा प्रसाद जो होता है, उसका स्वाद आप कहीं भी आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। तो उसका है वही, इंग्रेडिएंट्स वही हैं, लेकिन जो बनाने का भाव होता है दैट इज सो प्योर। आप चैंटिंग करते करते उसको बनाते हैं। वैसे ही आप घर पे भी अगर आप उसी थॉट से खाना बनाएं, और तो आई एम श्योर वो बहुत अच्छा डाइजेस्ट होता है, लगता है। तो फीलिंग्स एंड फूड मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। अगर आप एंगर में या किसी ऐसे भाव से खाना बनाते हैं या किसी को देते हैं, इट डेफिनेटली हैज एन इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। तो फीलिंग्स एंड फूड को मैं बहुत ही आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ऑफ कोर्स बाकी की चीजें वी विल अंडरस्टैंड एज वी डिस्कस। दिस इज माय सबमिशन। वेरी गुड। So, नमस्ते एवरीवन। मेरा जो एक्सपीरियंस जो फूड के साथ मैं शेयर करना चाहूँगी, मैंने जब 1 महीने का ये सांता क्रूज में योगा सेंटर है, सो उधर जब हम 1-1.5 महीने का एक प्रोग्राम था जो मैंने करा था, जिसमें सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक वहीं रहते थे। विच मीन्स उन लोग बेसिकली द 4 थिंग्स जो बोलते हैं कि लाइफ जीने के लिए, आहार, विहार, आचार एंड विचार, ये 4 चीजों के ऊपर आर द बेसिस ऑफ हमारी जिंदगी कैसे जी जाती है। उसमें नंबर 1 यस, सो उसमें से जो पहली चीज है वो आहार है। जब हम वहां थे तब द एक्सपीरियंस ऐसे था, वहां ना खाना पूरी तरह से सात्विक होता था। सुबह नाश्ते में एग्जैक्टली 8, 7:30, पौने 8 बजे एक बोल ऑफ, मतलब क्वांटिटी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, पोहा, उपमा, ऐसी सारी चीजें होती थी। और दोपहर को 12 बजे बिल्कुल हमको खाना खाने के लिए हम नीचे जाते थे और खाना खाते थे। फिर एक कप चाय भी होती थी। जो भी हमें दिया जाता था वो इतना टेस्टी होता था पहले तो। और दूसरा जो था, उसमें जो बहुत बड़ी लर्निंग थी कि जितना हम सूर्यास्त और इसके टाइम के हिसाब से खाएं, मतलब सनराइज से जितना पास हम नाश्ता करें और सनसेट से जितना पास हम डिनर करें, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, तो वो 1 महीने हम सब जब थे उधर वही बात करते थे कि जिस तरह की भूख लगती है, भूख इज क्या, अग्नि बोलते हैं जो हमारे पेट, मेटाबॉलिज्म, वो जो होता था उधर, वो इतना अलाइव रहता था, वी कुड फील इट थ्रू द डे। क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली जब खाते भी थे तो अच्छी तरीके से प्यार से बात बिना एक दूसरे से, और वहाँ हमें बिल्कुल चुप रह के खाने के लिए कहा जाता था कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातें ना करें, फोकस ऑन योर फूड एंड ईट। तो उसका 1 मिनट ओके, तो वो बेसिकली आई थिंक वो जो हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म जो सात्विक डाइट से होता है, वो बहुत हमारी बॉडी में हाई रहता है। और उसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स, सो इट्स लेस टू डू विद जस्ट वेट और नॉट वेट, इट्स मोर टू डू विद हमारे जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं वो यूजुअली हमारे हार्मोन साइकिल और मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होते हैं। तो वो सब सात्विक डाइट से या सात्विक फूड से जितना हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर पाए वो उससे बेटर होता जाता है। सो since I've had first-hand experience of the kind of change it felt in that 1 month, is just constantly रात तक पूरा energetic feel होता था. I used to never feel tired when we were doing, जबकि हम दिन में 2-2, 3-3 घंटा योगा कर रहे होते थे, फिर भी that food used to just nourish us. So yeah, that's all I want to say. सभी को नमस्ते। आई थिंक हम सब जानते हैं ये बात कि हमारा पूरा शरीर जो है, आहार का जो अर्थ है वो हम जानते हैं कि जो भी बाहर से लिया जाए वो आहार है। तो आहार इज नॉट लिमिटेड टू फूड, इवन व्हाट वी आर टेकिंग फ्रॉम दी 5 इंद्रिय इज आल्सो आहार। Food is one of that which we are taking and which is building our Annamaya Kosha, as Sadhguru put it. So the entire body, whatever the earth is coming in, is coming through the food, and that is coming through the same energies of Panchabhuta.
whether it is Agni, earth, or it is Jal, Vayu, and it is also live. So the more lively food that we eat, the more lively the personality will become. This is the simple formula. The food should be alive. Unfortunately, we invented a refrigerator, and we are eating food which is 6 days old, 3 days old, 5 days old vegetables. Already they have been cut somewhere. Already they have been brought after 3 days. After that 3 days we purchased it, and then we put it in the fridge and we eat it. By the time it goes inside, it makes a huge difference. So the food, sattvic food has got, as Khyati says, tremendous impact, and we can see it. The impact of food is the one which is immediately visible. For example, if you take a very, very spicy food, I think within 1 hour, your stomach tells you that what you have eaten. And if you take nicotine-less food, I think immediately you feel that surge of nicotine or hormones inside. And you, for the temporary, you have a feel of euphoria, which is not actually euphoria. So food has the direct impact on one's heart, feel, and psychology. So we have to be very, very careful. At least we have to try to avoid. So another thing which I have learned over the time and traveling across breadth and width of the India is this, that the local food is always adopted with lot of understanding. So if you go to Chennai and ask for roti, it is a little bit difficult even for you to digest, because the paneer saidam, which has been made like curd rice, or the good part of the raw vegetable salads that have been added, is good for that climate. So all food is basically adopted topographically. It has got nothing to do with religion also, which I have understood. For example, Bengali Brahmin will offer a fish to the god. So this is nothing like veg or non-veg, but what I am telling in a moderate quantity, the more live food that we are eating, I think that makes a hell of a difference. That makes all the difference in your thought, your process, your energy. So if you are feeling down, change food. If you are feeling dull, change food. That is why doctors of Ayurveda give this 3 dosh. Ayurveda always talk about balancing Vata, Pitta, and Kapha, which you can just do it not by medicine, but only by food changes. So the local Vedya at that time used to know everybody, that what is his work culture, where he works, what kind of lifestyle he is having, and what kind of food he is taking. He used to give remedy only through what you are eating. So I think the very apt topic, sattvic food, and Panditji already says the food is already 3 types, and I is going to elaborate on it. Sattvic, tamasic, and a rajasic. Maybe sometimes we get some different notions that rasic is something good. Sone chandi ka work lage hue food can be rasic and give takat, but I think it is not like that. So the more lively food that we are going to eat, I think that will make huge difference. Means rather than taking 2 samosas, if you buy some 300 grams of tomatoes or some cashews and eat, I think that is more sattvic than eating fried and all the things, which is going to may give instant energy and maybe economical and tasty. But I think this will takes you long. So this is my submission on that. Thank you. Okay. पंडित जी नमस्ते। नमस्ते जी। ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरे साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ सबके साथ में। आज से काफी साल पहले की बात है कि मेरे दोनों जीजा और हमने प्लान किया महाबलेश्वर जाने के लिए। मैंने एसओटीसी से पैकेज बुक किया, नॉट नोइंग कि सामने जो फाउंटेन इन में जो महाबलेश्वर में रहना है, तो ही वाज एंटायर पैकेज विद फूड एंड स्टेज एंड वो सब कुछ साथ में था। हम जब वहां पहुंचे यहाँ से बस में सबके सब, तो जब हम वहां उतरे और जब वेलकम हुआ हमारा, तो हमारे दोनों जीजा जी मेरे से नाराज हो गए, और अच्छे खासे नाराज हो गए कि आपको पता था कि यहाँ पर प्योर वेज फूड है और एकदम बिल्कुल सादा खाना है, आपने इस होटल में खाना रहना क्यों किया। एंड दे बैंग द फुट डाउन। मेरे से ये हो गया कि भैया
गलत हो गया और दोनों बहनों ने मेरे लिए तुरंत माहौल संभाला कि भाई ठीक है, अगर जरूरत पड़ी ऐसे करेंगे हम लोग, दिन में 2-3 बार हम लोग खाना बाहर खा के आएंगे, नॉनवेज खाना है या जो भी खाना है, वी विल हैव अ फूड आउटसाइड, नॉट हैव, बट अभी जो रहना, अभी जो हो गया पैसे दे चुके हैं हम लोग। बट हम लोग 4 दिन वहां रहे, 4 दिन हम लोगों ने, जब हम निकले तो दोनों जीजा मेरे ये कहते हैं कि अगर मुझे ये खाना मिलेगा तो हम सब खाना भूल जाएंगे। जो उन्होंने खाना दिया 4 डेज के अंदर, प्योर सात्विक खाना, जिसमें जैसे खैदी ने कहा कि हमें पोहे मिले, हमें उसने ढोकला मिला, या हमें उसे उस तरह का खाना जो उन्होंने दिया 4 दिन के अंदर, हमें ऐसा लगा कि इस तरह से, इससे अच्छा खाना हमने लाइफ में नहीं खाया। और दोनों जीजा मेरे को ये कह रहे हैं, आई थिंक सो दिस इज अ बेस्ट एक्सपीरियंस इन अ लाइफ, कि हम लोगों ने ना घर से बाहर निकले, ना हम खाने के लिए बाहर सोचा जाने के लिए, ना हमें जरूरत पड़ी हमारे खाने के लिए, एंड वी आर सो फिट एंड फाइन। तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूर है कि वो खाना जिसे हम मिस करते हैं, जिसे हम बहुत सिंपल समझते हैं, वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, हमारे हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो आई थिंक तो सात्विक खाना, अगर इसी तरह से, अगर हमें एक लेडीज हमारे घर के अगर एक मेनू बना लिया जाए जैसे हम बनाते हैं, तो उसमें अगर रोज एक इंग्रेडिएंट सात्विक का डाला जाए, आई थिंक तो माइट चेंज इन नेक्स्ट जनरेशन। बहुत बढ़िया। मैं बस कुछ ऐड करना चाहूंगी, बिकॉज सॉरी आई लेफ्ट दैट पॉइंट, वाज जो आई थिंक विवेक अंकल भी बोल रहे थे, जो रीजनल फूड है, जैसे बहुत बार होता है, जैसे अभी हम नॉर्थ इंडियंस है, तो हमारी डाइट में जितना हम ये रीजन के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और पल्सेस, और जो जैसे अभी महाराष्ट्र में जवार का आटे की, जब हम यहाँ बाजरा खाएंगे जो यहाँ आसपास उगता है, तो उसका हेल्थ बेनिफिट विल बी वेरी डिफरेंट, क्योंकि एक्चुअली जो भी, नहीं तो जो वेजिटेबल्स जो लोकली अवेलेबल हैं, बीट बिल जो हम शेपू बोलते हैं, जो यहाँ उगते हैं, उसका हमारी बॉडी पे बेनिफिट ज्यादा होगा, क्योंकि हम उस क्लाइमेटिक कंडीशन में हैं। तो वो ऑल्सो मेक्स अ बिग पार्ट ऑफ सात्विक फूड, कि हम जहाँ रह रहे हैं जोग्राफिकली आसपास जो ग्रो होता है, वो खाने की इंपॉर्टेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच मीन्स कि हम नॉर्थ में जाके जब कुछ सांबर मांगाएंगे तो उसका टेस्ट हो, क्योंकि वो वेजिटेबल्स वहां उगते ही नहीं है, दे जो भी वेजिटेबल से बनेगा, जो भी टेस्ट बनेगा, वो कभी ऑथेंटिक नहीं लगेगा। तो फूड को अकॉर्डिंग टू रीजन अडेप्ट करना ऑल्सो इज अ बिग पार्ट ऑफ सात्विक आहार। That's all I want to. Very wonderfully put by Vivek Bhai Sahab and also Rajesh Jiya ji. And just to add one point to what even Khyati said, regional aspect, मेरे हिसाब से दूसरा जो एक बीच में बात निकली थी कि ऋतुओं के हिसाब से we should eat with the climatic changes. अभी जैसे कहा जाता है कि आप रात के समय में you don't have curds or you don't have certain or you don't have fruits and your meals together, keep a 2-hour difference, eat on time. तो ये सारी चीजें हमें पता है, फिर भी हम लोग अगर उसको फॉलो नहीं करें तो we are headed for gastric trouble. और ये हर डॉक्टर कहता है, whether it's a gastroenterologist या कोई, के your all diseases start from your stomach. तो if your digestion is not okay, your food habits are not okay, you are going to face a line of problems. It could even go up to the level of cancer or all types of ulcers and diseases. So aligning our food, and I would like to admit here that people ask her that during the pandemic, how come all of you have become fitter and lost weight? The whole credit to Jaya. I mean, we have made those changes in our food habits. 7 o'clock in the evening means we have to finish our dinner wherever we are. So that way, eating millets like Khyati ne bataya, jawar, bajra, eating in the right quantity. ये नहीं कि हमें जितना हंगर है उससे ज्यादा अगर मुंह के स्वाद से आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, you are harming yourself. So all those things we have tried to balance it. We have tried to follow it. No carbonated drinks, no unhealthy food. Once in a blue moon, if you have something, that also have in moderation. And we try to, even the children, if they want, we make it at home and give wherever possible. So controlling the jibha bolte hai na, the taste is more important than falling prey to all the things which you can see in the market. They don't take care. They're not making it with that care and love which your home food will be. They will put the all used oil. They will put other things which are not good for our health. We are headed for disaster.
तो घर का खाना in its own way is सात्विक only. I would categorize it differently as घर का खाना सात्विक है, जो प्यार से और अच्छे से बनाया जाता है, अब वो सात्विक भोजन ही है. तो जो मार्केट में मिलता है that is commercial. They are doing it for commercial gains. They will not use best ingredients or try to take care of your health. So moderation में अगर बाहर का खाना किया जाए, तो it is very much recommended. I want to add some point. मैं समझती हूँ जैसे हमारे बुजुर्ग थे, हमारे पहले के लोग थे, वो लोग ये सब प्रोसेस्ड फूड्स, फ्रिज में रखा हुआ फूड, ये सब नहीं खाते थे. दे वर वेरी हेल्दी. आज के जो जनरेशन्स हैं, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, वो जैसे विवेक जी ने भी बोला कि फ्रिज में रखा हुआ, दैट इज वेरी हार्मफुल. दूसरी बात है, मैं समझती हूँ कि रीजनल, जैसे आप अलग अलग जगह पे अलग अलग फूड्स होते हैं और सीजनल चीजें खाने से बहुत फर्क पड़ता है. सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एज के हिसाब से खाना, अपने काम के हिसाब से खाना. कोई है जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, वो उस तरह से खाना खा सकते हैं. जो बच्चे हैं, जैसे उनको सॉफ्ट एंड लाइट फूड दिया जाता है, उसी तरह जब बड़े होते हैं 60-65 के बाद, फिर आपको सॉफ्ट फूड खाना चाहिए. बहुत ज्यादा ये राजसिक और तामसिक फूड नहीं खाना चाहिए. आई बिलीव कि ये भी काफी, अगर आप 2-4 चीजें भी फॉलो करते हो, तो आई थिंक दैट इज इनफ. जी, बहुत बढ़िया. एक आध चेंजेस और, द यूज ऑफ व्हाइट शुगर, द यूज ऑफ नॉर्मल सॉल्ट, ये सब कुछ अगर कम किया जाए, आई मीन स्मॉल चेंजेस. It has been at least 8 months since we have used normal salt or white sugar. अब ब्राउन शुगर आती है, या सल्फरलेस शुगर आती है, या काला नमक, सेंधा नमक होता है. आप उसको यूज करिए आमतौर पर, और कम यूज करिए. वैसे ही सॉल्ट एंड शुगर आर द बिगेस्ट कल्प्रिट्स, तो उसमें भी हमें ख्याल रखना चाहिए. और एक चीज जो हमको तब बताई गई थी क्लास में जब हम ये सीख रहे थे, वाज द फर्स्ट थिंग जो हम खाते हैं सुबह उठकर, उसका इम्पोर्टेंस. तो एक्चुअली जो हमारी बहुत बड़ी आदत होती है उठ के चाय का कप पीना या एक ये, वो एक्चुअली इज जस्ट लाइक सुबह जो मेटाबॉलिज्म और एसिड जो रात भर हमारी बॉडी में होता है, यू आर फ्यूलिंग इनटू इट. तो सुबह उठ के टू ईट अ फ्रूट, कुछ बादाम, कोई ड्राई फ्रूट या ये खाना इज एक्चुअली बिफोर. उसके बाद जाके चाय का कप यहाँ पी सकते हैं, पर वो सुबह उठते ही जो पहली जो बोलते हैं बेड टी, एक्चुअली इट्स अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट. बेड टी इज रियली हार्मफुल फॉर आवर बॉडी एंड हेल्थ. सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स जो कहा जाता है शुड बी अवॉइडेड. हाँ जी. और कोई कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, सबने अपने विचार रखे सात्विक डाइट के बारे में. आगे बढ़ने से पहले हमको एक चीज समझनी है कि एक है हेल्दी फूड, एक है सात्विक फूड. सभी तरह के सात्विक जो आहार हैं वो हेल्दी होते हैं, इट्स फॉर श्योर. लेकिन सभी हेल्दी आहार सात्विक हों, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट्स नॉट नेसेसरी. तो सात्विक आहार का किया जाना एक विशेष उद्देश्य को लेकर के होता है, क्योंकि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का हमारी जो मानसिक स्थिति है, हमारी जो जीवन शैली है, उस पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, जैसा मैंने आरंभ में बतलाया था.
जो व्यक्ति सतोगुण प्रधान होता है उसके अंदर धैर्य, धार्मिकता, सरलता इत्यादि गुण पाए जाते हैं और वो अधिक से अधिक समय आत्मोन्नति में, ईश्वर प्राप्ति में इस दिशा में लगाता है। रजोगुण प्रधान जो व्यक्ति होता है उसके स्वभाव में चंचलता पाई जाती है। वो कभी तो एकदम पता चलेगा कि बहुत धार्मिक है, एकदम वैराग्य जागृत हो गया, फिर थोड़ी देर बाद फिर संसार में लग जाएगा, फिर वही देर रोजमर्रा के कामों में लग जाएगा। तो जो चंचलता का व्यवहार है वो रजोगुण की प्रधानता के कारण से होता है। निश्चयात्मक बुद्धि का न होना, और तमोगुण जो है वो आदमी दुष्कर्मों में, प्रमाद में, आलस्य में, इस प्रकार की चीजों में आपको दिखाई देगा। तो वो किसी भी कार्य को स्वयं से करने में विश्वास रखने की बजाय दूसरे के द्वारा किए गए, प्राप्त किए गए, उपलब्ध किए गए चीजों को छीनने, झपटने, हथियाने में विश्वास रखता है। ये तमोगुण की प्रधानता के कारण से होता है। तो अब जो लोग चाहते हैं कि वो अपने जीवन में कैसे बने, आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ें, जो चाहते हैं कि अपने जीवन में धार्मिकता की ओर आगे बढ़ें, और जो ये चाहते हैं कि अपने जीवन में जो आत्मिक उन्नति के साधन हैं उनको प्राप्त करें, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो सतोगुण प्रधान भोजन करें और सात्विक व्यवहार करें। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सात्विक डाइट, लेकिन हमने अब तक जो डिस्कशन किया है वो मैक्सिमम था अबाउट हेल्दी डाइट। तो ये कॉन्सेप्ट हमको थोड़ा सा क्लियर करना होगा। आजकल देखिए हेल्दी डाइट में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो रजोगुणी हैं। जैसे मुझे बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं, प्रीति भी सजेस्ट करती हैं, डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कई बार कि आपको लहसुन खाना चाहिए। मैं नहीं खाता। अब रजोगुणी पदार्थ है, रजोगुणी पदार्थ है, निश्चित रूप से हमारा जो हमारे काम में वो बाधा डालेगा। तेज मिर्च मसाले लोग खाते हैं बड़े स्वाद से, हम नहीं पसंद। नमक बहुत तेज खाते हैं लोग, हमें नहीं पसंद। अभी संजय भाई साहब बता रहे थे कि जो सेंधा नमक होता है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा करते हैं। तो ये हमें अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसा आहार करना चाहते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। और उसका उद्देश्य भी हमारे कंट्रोल में होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। अगर हम साधक बनना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें ऐसी चीजों से बचना चाहिए जो हमारे व्यवहार को, हमारे मन को, हमारे शरीर को उत्तेजित करने वाली। तो राजसी फूड जो है, राजसी भोजन जो है। अब तामसी भोजन कौन सा है? तामसी भोजन का आप सीधा सिंपल फॉर्मूला समझ लीजिए कि जिस भोजन के प्राप्त करने में हिंसा होती है वो भोजन कैसा है? तामसी भोजन। तो सबसे पहले तो जितना भी मांसाहार है वो सब तामस में आ गया। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपका अन्न भी चोरी, बेईमानी, डकैती के द्वारा कमाया गया है तो वो भी किस श्रेणी में आएगा? तामसी श्रेणी में ही आएगा। इसके साथ साथ अगर आप बहुत अच्छा ईमानदारी से कमाया हुआ भोजन भी क्रोध की स्थिति में करते हैं, ईर्ष्या द्वेष की मानसिक स्थिति में करते हैं, तो वो भी तामसी गुण को ही पैदा करने वाला होगा, विष बनाने वाला होगा, नेगेटिविटी क्रिएट करने वाला होगा। और इसलिए किसी भी व्यक्ति को, आप लोगों ने देखा होगा पुराने समय में जब घर में कोई झगड़ा हो जाता था, छोटा मोटा कहासुनी हो जाती थी, तो जो बड़े लोग होते थे वो कहते थे हम भोजन नहीं करेंगे। तो ये भोजन नहीं करेंगे कोई तुनक वाली बात नहीं है।
कुछ लोगों को हो सकता है अगर ये समझ ना हो तो तुनक वाली स्थिति में भी हो, लेकिन भोजन न करना उस समय में, उसमें महत्व इस बात का है कि क्रोध अगर मन में है या विषाद अगर मन में है या किसी तरीके का भी अवसाद अगर मन में है, तो उस समय आप अगर भोजन करेंगे तो वो रस नहीं बनाएगा, विष बनाएगा शरीर के अंदर। और ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। आप अगर विपरीत मानसिक स्थिति में भोजन करते हैं तो वो आपके शरीर में अच्छे गुणों को पैदा नहीं करेगा। तो सात्विक भोजन हमें लाभ कैसे देगा, उसके लिए हम पहले ये समझें सात्विक भोजन क्या है। तो पहली बात तो जो प्रकृति में परमेश्वर के द्वारा हमारे खाने योग्य बनाए गए पदार्थ हैं, उन पदार्थों को ही ग्रहण करना, पहली चीज। दूसरी चीज, उन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए केवल और केवल पुरुषार्थ के मार्ग को ही अपनाना, चोरी, छीना झपटी, लड़ाई झगड़ा, डकैती, इन सब मार्गों को ना अपनाना, दूसरी बात। तीसरी बात, भोजन बनाने वाले और भोजन खाने वाले दोनों की ही मानसिक स्थितियों का सकारात्मक होना, पॉजिटिव होना। ये तीन चीजें जब सम्मिलित होंगी तब हमारा भोजन सात्विक भोजन होगा पूरी तरह से, और उसी भोजन से हम सात्विकता को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जो ऋषि महर्षि वनों में चले जाते थे तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए, वो पके हुए भोजन की तुलना में कंद मूल फल खाना ज्यादा पसंद करते थे। कारण क्या है? कंद मूल फल है, आपने फल तोड़ा है और तोड़ करके धो करके आपने खा लिया, तो उसमें बनाने वाले का मन अच्छा होगा कि खराब होगा, उस बात को आपको सोचना ही नहीं है। तो सीधा सीधा आपने उठाया और रॉ आपने उसको सेवन कर लिया, तो उससे आप बच जाते हैं। लेकिन अगर हम बनाया हुआ भोजन कर रहे हैं तो उसमें इस बात का महत्व बढ़ जाता है कि बनाने वाले व्यक्ति का भी जो उस समय मानसिक स्थिति है वो कैसी है, उसने किस मनोवृत्ति के साथ में बनाया है, वो बात भी आपके आहार को प्रभावित करेगी। राजसी में जो उत्तेजक पदार्थ हैं, उन पदार्थों का सेवन जो है वो राजसी भोजन की श्रेणी में आता है। तो इसमें आप देख लीजिए, जो मिर्च मसाले वाले पदार्थ हैं या ज्यादा शरीर को उत्तेजना देने वाले पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थों का आप सेवन करेंगे तो उससे आपकी चंचलता बढ़ेगी। रजोगुण की प्रधानता वाले व्यक्ति में क्या दिखाई देता है? चंचलता दिखाई देती है। वो चंचल होगा, अभी ये बात कहेगा, फिर कल दूसरी बात कहेगा, फिर तीसरी बात कहेगा। हर पल उसका मन जो है परिवर्तित होता है। कभी उसको ऐसा दिखाई देगा कि बहुत बड़ा वैराग्य उत्पन्न हो गया, अब संसार में कुछ नहीं, अब तो मैं सब छोड़ रहा हूँ। फिर अगले ही क्षण मालूम पड़ेगा कि फिर से संसार में फिर से राग उत्पन्न हो गया। तो इसीलिए वहां पर ये जो व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर चलना चाहते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा उसका निषेध किया जाता है, और ब्रह्मचारियों के लिए भी मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो कंसंट्रेट नहीं करेंगे तब तक वो विद्या प्राप्ति ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। तो सन्यासियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए और वानप्रस्थियों के लिए राजसी भोजन भी निषिद्ध है। केवल मात्र गृहस्थियों को यह अनुमति दी गई है कि वो चाहें तो, वैसे तो वो भी अगर सात्विक भोजन करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनको परमिशन है कि वो राजसी भोजन भी कर सकते हैं। बाकी तीन आश्रमों में ये पूरी तरीके से इसको मना किया गया है। या चार विचार खाना और ये ऐसी चटपटी वटपटी चीजें खाना, ये सब चीजें न ब्रह्मचारियों के लिए है न सन्यासियों। अब आजकल तो सब स्वादु लोग हैं, साधु लोग, वो सब खाते हैं। आप देखो, मांग मांग करके भी अचार चाहिए उनको स्वाद के लिए, लेकिन ये ऐसा वास्तव में होता नहीं और होना चाहिए नहीं, क्योंकि वहां पर अगर वो वास्तव में साधक हैं तो वो साधना में विघ्न उत्पन्न करने वाला होता है। और तामसी का, जैसे मैंने आपको बतलाया कि तामसिक भोजन में जो हिंसा आदि के द्वारा, तो सबसे पहले तो जो मांसाहार के पदार्थ हैं वो सब तामसी हैं। उन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए जो किए जाने वाले दुष्कर्म हैं, उन दुष्कर्मों के साथ जो पदार्थ प्राप्त किए गए हैं वो तामसी और तमोगुण को उत्पन्न करने वाले हैं। और इसके साथ साथ मानसिक अवस्थाओं के ठीक न होने के कारण से जो किया जाने वाला भोजन है या कराया जाने वाला भोजन है वो तमोगुण को उत्पन्न करने वाला है। और जो तमोगुणी भोजन करेगा, जिसके अंदर तमोगुण की प्रधानता होगी, क्योंकि जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा। ये बहुत प्रसिद्ध कहावत है, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। तो फिर क्या होगा कि वो व्यक्ति भी फिर धीरे धीरे उन्हीं दुर्गुणों में
उसी प्रकार की तामसी प्रवृत्तियों में फंसता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी भोजन पूरी तरह से सात्विक, पूरी तरह से राजसिक या पूरी तरह से तामसिक होता है। अब इस बात को भी हमें समझना है, जैसा मैंने आरंभ में आपको बतलाया था कि ये प्रकृति जो है वो तीनों से मिलकर के बनी है और तीनों की जो साम्य अवस्था है, इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है, वो प्रकृति है। अब उसी में भिन्न भिन्न पदार्थों की रचना इन्हीं गुणों के कम अधिक अनुपात के कारण से होती है। तो कम या अधिक मात्रा में होता सब में है, लेकिन हमें ये देखना है कि किन में ज्यादा है, क्योंकि जिनमें ज्यादा है उनसे हमारे अंदर ज्यादा आएगा और जिनमें कम है उनसे हमारे अंदर कम आएगा। तो ऐसे पदार्थों के ही सेवन पर हमको फोकस करना चाहिए। अब इससे होगा क्या कि सतोगुणी पदार्थों के सेवन से मैंने जैसे शुरू में कहा कि हर सात्विक पदार्थ जो हम आहार में लेते हैं वो हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य लाभ देने वाला होता है, लेकिन हर स्वास्थ्य देने वाला पदार्थ हमारे लिए अगर सात्विक हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो सात्विक पदार्थों को लेने से क्या लाभ होता है कि हमारा जो शरीर, हमारा जो मन, हमारी जो बुद्धि, हमारा जो चित्त है, ये सारा हमारा अंतःकरण और बाह्यकरण ये हमारे कंट्रोल में रहता है। अल्टीमेटली हमें करना क्या है? स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में स्वतंत्र की परिभाषा दी, जहां पर वो चर्चा करते हैं कि जीवात्मा स्वतंत्र है। स्वतंत्रता की परिभाषा देते हुए बड़ी बढ़िया बात उन्होंने कही कि स्वतंत्र वो है जिसके अंतर्गत कुछ चीजें हैं, जिसके कंट्रोल में कुछ चीजें। पहला, जिसका शरीर उसके कंट्रोल में। दूसरा, जिसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में। तीसरा, जिसका प्राण उसके कंट्रोल में। और चौथा, जिसका अंतःकरण उसके कंट्रोल में। ये चार चीजें जिसके कंट्रोल में है वो व्यक्ति स्वतंत्र है, और जो इनके कंट्रोल में है वो परतंत्र है। केवल मात्र 15 अगस्त पे झंडा फहराने से हम स्वतंत्र नहीं है। हम स्वतंत्र वास्तव में तब है जब हम हमारे कंट्रोल में है, यानी हमारा शरीर, हमारा अंतःकरण, हमारी इंद्रियां, हमारा प्राण हमारे कंट्रोल में अर्थात आत्मा के कंट्रोल में है, तब हम पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। तो स्वतंत्र को स्वतंत्र बनाने में ये जो सात्विक भोजन है ये बहुत बड़ी सहयोग की चीज है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट करता है आपको आपके कंट्रोल में लाने में, आपके शरीर को आपके कंट्रोल में लाने में। तो सात्विक भोजन जब हम करेंगे, सात्विक प्रवृत्तियों को जब हम रखेंगे, तो उससे हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो शरीर है, हमारा जो प्राण है, ये हमारे कंट्रोल में आएगा। और इन तीनों के कंट्रोल में आ जाने से, क्योंकि ये भौतिक हैं, जो सूक्ष्म हमारा अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो कि हमारे शरीर में कहीं चीर फाड़ करके मिलेगा नहीं ये कहाँ है? ये बहुत सूक्ष्म है, और इसको सूक्ष्म शरीर कहा गया है, जो आत्मा के साथ में जन्म जन्मांतर तक मुक्ति पर्यंत चलता रहता है, जो हमसे कभी छूटता नहीं है। तभी छूटेगा जब हम मुक्त हो जाएंगे, इसी से मुक्त होना हमारा उद्देश्य है। तो ऐसा व्यक्ति जो सात्विक आहार व्यवहार करता है वही निश्चित रूप से इनको कंट्रोल में करके और आनंद ले पाता है। सात्विक भोजन से हमारा शरीर स्वस्थ होगा। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम शरीर का आनंद ले पाएंगे। अब मान लीजिए आपके पास में बिस्तर बहुत बढ़िया हो पर नींद ना आती हो, और गोली खा करके आपको सोना पड़े, तो आप नींद का आनंद ले पाएंगे? नहीं। जो व्यक्ति नींद का आनंद लेता है उसकी पहचान क्या है कि वो जब सोता है और जब उठता है तो उसके लिए वो क्षण भर का समय होता है, क्षण भर का। उसे ऐसा लगता है बस अभी तो लेटे थे और अभी उठ गए, लेकिन उस अभी के बीच में जो 2, 3, 4 घंटे जो भी समय उसने सोने में व्यतीत किया है, उसमें उसका शरीर पूरी तरीके से रिजुविनेट हो जाता है, पूरी तरीके से रिवाइव हो जाता है और पूरी शक्ति ऊर्जा उसके अंदर वापस आ जाती है। 4 घंटे की नींद भी पर्याप्त होती है। मैं आप लोगों को बतला चुका हूं कई बार, मैं आमतौर पर 11:30, 12 मुझे बज जाते हैं सोते सोते, और 4, 4:30 बजे निश्चित रूप से मैं उठ जाता हूँ। किसी भी हालत में मेरी आंख अपने आप खुल जाती है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। और उस समय में मुझे ऐसी कोई थकावट वगैरह, बीमारी की बात अलग, नहीं तो कभी कोई थकावट या ऐसा, 4 घंटे की नींद मेरे लिए पर्याप्त है। 20 घंटे आराम से मैं काम कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति पूरी निद्रा लेगा, जिसको नींद आती है,
वो व्यक्ति कभी परेशान नहीं। और जो पड़ा पड़ा करवटें लेता रहेगा, अंगनाता वंगनाता रहेगा, तो उसको दिन भर सुस्ती सताती रहेगी, उसको कभी भी चेहरे पर उसके जो एक ऊर्जा होनी चाहिए वो उसके अंदर कभी भी नहीं होगी। तो बहुत देर तक लेटे रहना, बहुत देर तक बिस्तर पर पड़े रहना, ये नींद का आनंद नहीं देगा। नींद तो आनंद अपने आप में एक आनंद है, और इतना बड़ा आनंद है कि नींद में आप वही सुख प्राप्त करते हैं जो मुक्ति का सुख है, बशर्ते आपको नींद आती हो। आप ऋषि दयानंद को पढ़ें, ऋषियों को पढ़ें, और आप अनुभव करके देखें, खुद ही अनुभव करके देखें। आपको अगर बढ़िया नींद आती है, जिसमें स्वप्न नहीं, जिसमें करवटें नहीं, जिसमें और गड़बड़ नहीं कुछ भी, मन अगर शांत है और आप बढ़िया तरीके से 2-3-4 घंटा सो लिए, तो आप पूरी तरह से ऊर्जा से भर जाते हैं और प्रसन्न रहते हैं। तो ये आपके कंट्रोल में आने का कारण हुआ। आप जब सतोगुणी प्रवृत्तियों को रखेंगे तो आपका मन आपके वश में रहेगा। आप अगर प्राण को वश में रखते हैं तो आपको बोलने चालने में, देर तक काम करने में थकान का जल्दी अनुभव नहीं होगा। और जिनका प्राण उनके वश में नहीं है, 4 सीढ़ियां उन्हें चढ़ने के लिए कह दो तो उनकी सांस फूलने लगती है। थोड़ी दूर चलना पड़ जाए तो उनकी हालत खराब होने लगती है। कुछ देर बोलना पड़ जाए तो उनको थकान महसूस होने लगती है। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारी जो प्राण शक्ति है वो हमारे वश में नहीं है। इंद्रियां जिनके वश में आ जाती हैं उनको क्या आनंद है? इंद्रियों के वश में आने से ये होता है कि जिनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है, वो छोटे छोटे पदार्थों को देख करके भी उनकी तरफ लालायित हो जाते हैं। लालच की दृष्टि से, लोभ की दृष्टि से उनकी तरफ गिर पड़ते हैं, और उसके कारण से नाना प्रकार के पाप उनके द्वारा होते हैं, अपराध उनके द्वारा होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है, उस व्यक्ति के द्वारा वो आनंद तो लेता है। अब एक फूल को आपने देखा, मैं एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूं, इससे आप बाकी सब समझ लेंगे अपने आप। एक सुंदर फूल आपने पेड़ पर लगा हुआ देखा, सुंदर फूल को देख करके आपके मन में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हुआ, आपने उस फूल को देख लिया, आप मन में प्रसन्न हो गए। लेकिन जो व्यक्ति संयमी है वो देख करके प्रसन्न होगा और आगे चल देगा। लेकिन जो संयमी नहीं है वो क्या करेगा? वो उस फूल को तोड़ करके संग में ले जाने की कोशिश करेगा। अब उसने क्या किया? उस फूल को तोड़ करके जो औरों को भी उससे सुंदरता का लाभ मिलता वो नहीं मिला, पहली बात। और दूसरी बात, उसने उस फूल को तोड़ करके समाप्त कर दिया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इसी प्रकार से आगे भी और चीजों को आप समझ लें सब लोग, कि जो व्यक्ति संयमी है वो सुंदर से सुंदर वस्तु को देख करके भी अपने मन में केवल और केवल आनंद और प्रसन्नता का अनुभव करता है। एक बार की बात बतलाता हूं आपको। हमारे सोरों के एक डॉक्टर राम प्रकाश जी थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। वो एक किस्सा सुनाया करते थे अपने व्याख्यानों में कि एक बार एक सन्यासी, कोई साधु भिक्षुक गए भीख मांगने के लिए घर पे। तो अंदर से जो स्त्री भिक्षा देने के लिए आई बहुत सुंदर थी, बहुत लावण्यवती थी। उसको वो थोड़ी देर तक देखते रहे। जब देखते रहे तो वो स्त्री थोड़ी क्रोधित हो गई। अरे बाबा, भीख मांगने आए हो या मुझे घूरने आए हो? तो उन्होंने बड़ा शेर में एक जवाब दिया कि न तुझसे गरज है न सूरत से तेरी, मुनव्वर की हम तो कलम देखते हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि उस परमात्मा ने कितनी सुंदर सुंदर चीजें बनाई, हमें तुझसे कोई लेना देना नहीं। हम तो उस परमात्मा की बनाई हुई सुंदर सुंदर चीजों को देख रहे हैं और देख करके आनंदित हो रहे हैं कि वो परमात्मा कितना सुंदर होगा, जितने इतने सुंदर सुंदर चेहरे, इतने सुंदर सुंदर व्यक्ति, ऐसे सुंदर सुंदर दृश्य इस संसार में बनाए हैं। तो कहने का मतलब, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वशीभूत करके, अपने मन को वशीभूत करके, अपने प्राण को वशीभूत करके, अपने शरीर को वशीभूत करके रहता है, वो व्यक्ति ही जीवन का वास्तविक आनंद ले पाता है। वही स्वतंत्रता पूर्वक अपने जीवन को जी पाता है, और स्वतंत्र होना ही हमारे जीवन का लक्ष्य। तो इस स्वतंत्रता की प्राप्ति में जो सात्विक भोजन है, सात्विक आहार है, और सात्विक आहार के साथ में व्यवहार जुड़ा हुआ है। जो मैंने बतलाया, सात्विक आहार तभी सात्विक होगा जब उसके साथ में व्यवहार भी सात्विक होगा। व्यवहार अगर सात्विक नहीं है तो आहार भी सात्विक नहीं होगा। तो ये सात्विक आहार और व्यवहार हमें इस बात के लिए सहायता करता है। तो इसके ये बेनिफिट हैं। हमारी जो फिजिकल हेल्थ है उसको भी ये ठीक करता है, हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको भी ये ठीक करता है, और इसके द्वारा हम संपूर्ण जो शांति और संपूर्ण आनंद है उसको प्राप्त करने में सफल होते हैं। ये हमें आध्यात्मिक रूप से स्थिरता प्रदान करता है, हमारे विचारों में स्थिरता लेकर के आता है, जिससे कि हम अपने
आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि योग दर्शन में ये बतलाया गया है कि जब कोई व्यक्ति साधना के पथ पर आगे बढ़ता है तो अनेक प्रकार के व्यवधान वहां पर आते हैं, और उन व्यवधानों में से कुछ व्यवधान क्या है, उन व्यवधानों में से एक व्यवधान है आलस्य का होना, प्रमाद का होना। तो ये आलस्य और प्रमाद जो है, हम जब तामसी भोजन करते हैं तो उसके कारण हमारे शरीर में तंद्रा बढ़ती है, हमारे शरीर में आलस्य बढ़ता है। इसी प्रकार से थोड़ा ही समय हमने अभ्यास किया और थोड़े समय में अभ्यास करने पर सिद्धि के प्राप्त न होने से हमारा विचलित हो जाना, तो ये विचलित होना किसके कारण से होता है, मैंने बतलाया मन की चंचलता राजसी भोजन के कारण से होती है, राजसी गुण रजोगुण प्रधानता के कारण से होती है। तो इन दोनों से ही अगर हमें बचना है और इस मार्ग पर आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें ये सतोगुण प्रधान जो भोजन है और व्यवहार है वो बहुत सहायता देता है। तो हर प्रकार की स्थिति को, चाहे वो हमारी शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति हो, चाहे वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति हो, चाहे हमारी शांति और आनंद की स्थिति हो, हर स्थिति के लिए हमें सात्विक आहार ही करना चाहिए और अपने व्यवहार को भी सात्विक रखने का प्रयास करना चाहिए। तो सत्य बोलना, अहिंसा का व्यवहार करना, चोरी चपारी न करना, ब्रह्मचर्य का अर्थात शरीर के नियमों का पालन करना, स्वाध्याय करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का इकट्ठा न करना, पवित्रता पूर्वक रहना, अपने मन की और बुद्धि की पवित्रता के लिए कुछ स्वाध्याय करना और उस ईश्वर को ही इस संसार का कर्ता धर्ता मानते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना, थोड़ा सा पुरुषार्थ करना, ये निश्चित रूप से सात्विक व्यवहार के कुछ मूल अंग हैं। इन्हें अपने जीवन में हमको अपनाना चाहिए, तभी हम सतोगुण प्रधान जो हमारी डाइट है वो ले पाएंगे और उसका लाभ हमें मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। पंडित जी बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन एंड बहुत अच्छा लगा और रियल मीनिंग पता चला कि एक्चुअली में किस टाइप का आहार और कैसे विचार हमें रखने चाहिए। इसमें एक सवाल था, सिंस वी आर ऑन टॉकिंग अबाउट फूड एंड डाइट एंड गुड हेल्थ, आजकल ये एक नया जो सुनने में आता है इंटरमिटेंट फास्टिंग के 12 घंटे का गैप या 14 घंटे का गैप अनिवार्य रखना चाहिए। तो फास्टिंग और सात्विक डाइट से आपकी क्या इसमें राय है, कैसा होना चाहिए, फास्टिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखिए, फास्टिंग जो है वो नियम है इस रूप में, उपचार के रूप में। फास्टिंग जो है वो उपचार का नियम है, वो व्यवहार का नियम नहीं है। अगर आपने भोजन कभी स्वादवश अधिक कर लिया है या किसी ऐसे समय में आपने भोजन कर लिया कि अब आपको लगता है कि पाचन प्रक्रिया ठीक नहीं हुई है, तो उपवास कर लीजिए, एक समय का फास्ट कर लीजिए, वो उस रूप में उपचार के रूप में है। लेकिन ऐसा कोई नियम हो कि नहीं आपको फास्ट करना ही करना है और उसके बिना, हाँ उन लोगों के लिए जरूरी है जिनकी दिनचर्या ठीक नहीं है, जिनका खाना पीना ठीक समय से नहीं होता, जो लोग कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, फास्ट फूड वगैरह ज्यादा खाते हैं, तो उन लोगों को डॉक्टर्स भी और जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो भी सजेस्ट करते हैं कि भाई आपको स्वस्थ रहना है तो आप ये उल्टा सीधा दिन भर ठूंसते रहते हो, तो इसके लिए कम से कम एक दिन तो रिलैक्स करो अपने पेट को। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो अभी वहां पर वो उपचार की दृष्टि से ही है, वो नियम की दृष्टि से नहीं। क्योंकि उससे रिलेटेड मैंने ये भी पढ़ा था कि आपका योर स्टमक शुड रिमेन एम्प्टी, मतलब खाना 2-2.5 घंटे 3 घंटे में पच के मतलब आगे चला जाना चाहिए टुवर्ड्स योर डाइजेस्टिव, द मोर यू कीप फूड इन द स्टमक। तो इसलिए भी ये है कि आप बार बार ना खाएं। जिनको डिजीज है या डायबिटीज है या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, उनको क्या कहा जाता है कि हर 2 घंटे में आप कुछ खाइए। तो ये थोड़ा सा कई बार थोड़ा कंफ्यूजन नहीं, वो जो ऐसा कहते हैं, जो डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि डायबिटिक लोगों को हर 2 घंटे पे कुछ खाना चाहिए, वो गलत है। किसी को भी कम से कम भोजन के बीच में 4 से 5 घंटे का गैप रखना चाहिए मिनिमम। इससे अगर जल्दी आप खाएंगे तो आप रोग को स्वयं निमंत्रण दे रहे हैं, ये निश्चित मान लीजिए। क्यों? अब इसका कारण समझिए। सिंपल सा, जैसे आपने अभी बतलाया, स्टमक में फूड 2 घंटे रहता है, 2 से 2.5 घंटा मैक्सिमम, और इससे ज्यादा अगर रहेगा तो वो आपको एसिडिटी शुरू कर देगा, गैस बनना शुरू हो जाएगी, परेशानी शुरू। तो अगर आपका शरीर नॉर्मल है तो आपका जो खाया हुआ भोजन है वो 2 घंटे के अंदर अंदर पच करके आपके स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ चल देता है।
और इंटेस्टाइन में 2 से 3 घंटा उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसके रस का अवशोषण किया जाता है। अब अगर मान लीजिए इस प्रक्रिया के बीच में आपने फिर से एंगेज कर दिया इसको, तो अब वो रस जो है वो ठीक प्रकार से नहीं मिलेगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि आपका भोजन ठीक तरह से पचेगा नहीं, ठीक तरह से अवशोषित नहीं होगा, और वो ठीक तरीके से आगे जो रेक्टम में जाना चाहिए वहां पर नहीं पहुंचेगा, और उसकी वजह से आपका पूरा जो पाचन तंत्र है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि हमने जैसे, और उसका बहुत अच्छा सा सीधे सीधे है, आप 9 बजे से पहले पहले, यानी सूर्योदय के 2 घंटे होने से पहले पहले आपको नाश्ता कर लेना चाहिए, और आपका नाश्ता जो है वो आपके दिन भर के भोजन का 70% तक इंटेक होना चाहिए। मतलब उसके बाद में 30% आपको फुलफिल करना है, बाकी 70% शुड गो इनसाइड बिफोर 9 इन द मॉर्निंग। उसके बाद में फिर आप 5 घंटे 6 घंटे बाद, 5 घंटे से पहले तो कुछ लेना ही नहीं है, 5-6 घंटे बाद में 1 बजे या 2 बजे आप आराम से भोजन कर सकते हैं, और उसके बाद में फिर 5-6 घंटे बाद में आप 7 बजे भोजन कर सकते हैं। सूर्यास्त के 1 घंटा अंदर आगे पीछे आप भोजन कर लीजिए। पहले कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उससे ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा डिले होगा तो वो भोजन भी पड़ा रहेगा शरीर के अंदर, उसका भी कुछ होगा नहीं, वो भी हानि करने वाला होगा, सड़ने वाला होगा। तो इस प्रकार से हमें नियम रखना चाहिए, और ये 2-2 घंटे पे जो खाने वाला कार्यक्रम है ये गड़बड़ है। हाँ, इस बीच में आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको बहुत अधिक भूख लगी या कुछ ऐसा लग रहा है या थोड़ा डाउन लग रहा है तो कोई फल ले लीजिए, उतना कर सकते हैं। लेकिन भोजन पूरा लेकर के बार बार 2-2 घंटे पे थोड़ा थोड़ा करके, ये सब गड़बड़ नहीं करना चाहिए। और खाना तो थोड़ा ही चाहिए, जितना हम 2-2 रोटी भी अगर दोनों तीनों टाइम खा लेते हैं उतना काफी है जीने के लिए, उससे ज्यादा जरूरत नहीं होती। बाकी तो हम फिर खाने के लिए जी रहे हैं। ठीक है जी। पंडित जी थोड़ा सा प्रत्याहार के बारे में भी बताइए। हाँ, बहुत अच्छे। देखिए, प्रत्याहार क्या है? आहार का मतलब है, जैसे आपने अपनी बात में कहा था कि हर इंद्रिय का अपना आहार है, यानी जिस विषय को वो चाहती है वो उसका आहार है। और प्रति आहार मतलब उस आहार से उसको वापस लेना, यानी अंदर की तरफ उसको रोकना या उसको निरुद्ध करना है, उसको कंट्रोल करना। तो जब, जैसे मैंने कहा अभी अपने वक्तव्य में कि जो व्यक्ति ये चाहता है कि मैं आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ूं, तो उसे अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना होता है, संयम करना होता है। और संयम करने का जो तरीका है वो क्या है? क्योंकि इंद्रियां जो हमारी हैं वो विषयों के वशीभूत अगर हैं और विषयों की तरफ अगर भाग रही हैं और हमारा उन पर संयम नहीं है, तो फिर वो हमें उसकी तरफ प्रवृत्त करेंगी। लेकिन इसका लगाम कहां पर है? इसका लगाम है प्राण के पास में। हमारी इंद्रियों का लगाम कहां पर है? प्राण के पास में। जो व्यक्ति अपने प्राण पर संयम कर लेता है प्राणायाम के द्वारा, वो अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है। और इसीलिए आसन और प्राणायाम के बाद में प्रत्याहार को रखा गया है कि जब आप आसन के द्वारा स्थिर होकर के अपने शरीर को स्थिर करके प्राण को वश में करते हैं प्राणायाम के द्वारा, तो जैसे जैसे प्राण आपका कंट्रोल होता जाता है, वश में करने का मतलब आपको पकड़ना नहीं है, वश में करने का मतलब है उस पर संयम स्थापित करना। आप जब उसका आयाम बढ़ाते हैं, उसका जब आप अभ्यास करते हैं, तो वो आपकी इंद्रियों को अंतर्मुखी करने में, आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करने में आपको सहायता करता है। तो फिर आपका मन जो है वो इंद्रियों के वशीभूत होकर भागेगा नहीं, बल्कि आप जहां लगाना चाहेंगे वहां पर लगे। तो ये प्रत्याहार का स्वरूप। बहुत बढ़िया सर। हाँ जी, दक्ष जी कोई प्रश्न है? बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था पंडित जी। ये बात बहुत अच्छी लगी कि जो हम खाते हैं उसका प्रभाव होता है हमारी सोच विचार पर। तो आगे जाके आई एम श्योर मैं ये ध्यान में रखूंगा। थैंक यू। हमारे आचार्य आर्य नरेश जी हैं, वो एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं। वो ये कहते हैं, देखो अपने बच्चों को लाल मिर्च खिलाओगे तो बच्चे काले काले होंगे,
और बच्चों को काली मिर्च खिलाओगे तो बच्चे लाल लाल होंगे। तो इसलिए देखो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना हमारे व्यवहार में थोड़ा सा अगर हम आहार में परिवर्तन कर लें तो हमें बहुत लाभ करने वाली होती है। तो हमें क्या खाना है ये हमको उसके इंग्रेडिएंट्स को जान करके उनका क्या लाभ है क्या हानि है थोड़ा हम कॉशियस होकर के अगर प्रयोग करते हैं तो हमें लाभ करता है। पंडित जी एक छोटा सा सवाल ये था कि जो अनबॉर्न जो शिशु हैं, जो अनबॉर्न चिल्ड्रन है, इन पे भी मदर के जो खाने के जो तरीके हैं उसका डेफिनेटली असर पड़ता है। बिल्कुल, शरीर पर भी और मन पर भी, दोनों पर पड़ता है। देखिए शरीर तो शरीर से बन रहा है, तो जैसा माता का रस होगा भोजन का वैसा ही रस उसके शरीर में जाएगा, तो शरीर पर तो इस रूप में। और चूंकि माता और बच्चे का जो हृदय है उस समय माता को दो हृदय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसके अंदर उस समय दो हृदय हैं, लेकिन वो दो हृदय कंट्रोल एक ही जगह से हो रहे हैं। और जब कंट्रोल एक ही जगह से हो रहे हैं तो जैसी प्रवृत्तियां, जैसे सोच, जैसा विचार, जैसा आहार माता का होगा, जैसा व्यवहार माता का होगा, निश्चित रूप से संतान पर उसका प्रभाव पड़ेगा। आप अगर गर्भाधान से लेकर के और सीमंतोन्नयन संस्कार तक संस्कार विधि को पढ़ें या संस्कार चंद्रिका जो डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार ने व्याख्या के रूप में संस्कार विधि की लिखी है वो पढ़ें, तो आपको इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी वैज्ञानिकता के साथ में एक एलोबरेटेड डिस्क्रिप्शन मिलेगा। हमने ना जब ये पढ़ा था तो हम तो यज्ञ बोलते थे पहले, आजकल ये एक नया यज्ञ हो गया है। नहीं, वो यज्ञ भी ठीक नहीं है और यज्ञ भी ठीक नहीं है। देखिए वर्णमाला में 3 संयुक्त अक्षर हैं, क्ष, त्र और ज्ञ। अब इनका उच्चारण कैसे करना है इस बात का पता इस बात से चलता है कि ये किन अक्षरों से मिलकर के बने हुए। ठीक है, तो क्ष जो है वो बना है क, आधा का है और पेट चिरा श है। पा जैसा शा बनता है ना पेट चिरा, तो वो बनता है क्ष। त्र मतलब आधा त और र, त्र मतलब अब वैसे तो अगर वर्ण के और हिसाब से उसको तोड़ दें तो त, र और अ भी है उसके अंदर, तो ऐसे करके 3 अक्षर आ जाते हैं, ऐसे अक्षर में भी आ जाते हैं। इसी तरह से है जिया। जिया का ऐसे बना है ज और च छ ज झ इया वाला जो इया आता है, चम्मच जैसा जो इया होता है उससे, तो उसका उच्चारण है च छ ज झ इया। और इया जो है वो ज और इया के मिलने से जिया बनता है, तो इसलिए उसको जिया कहते हैं। अब कोई ये प्रश्न कर सकता है आपसे कि उसको इया ही क्यों बोले हम, ये प्रश्न है ना। अब जैसे महाराष्ट्र में जनान बोलते हैं, जनान, तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ये मानने को तैयार। तो उनको समझाने के लिए आपको मैं एक सूत्र देता हूं बहुत बढ़िया, जिसके बाद में कोई कुछ बोलेगा नहीं। जो अनुस्वार है उन अनुस्वारों की उत्पत्ति किसी भी वर्णों का जो वर्ग है उसके प्रथम अक्षर से होती है। तो आप अगर अ को बोलते हुए मुंह को बंद कीजिए, अंग आ गया, तो वहां पर क्या आया? अंत में अंग आता है। आ के बाद में आ वर्ण, आ के स्वरों को आप खत्म कीजिए तो कहां पे खत्म होता है? जाके अंग पर। अब इसी को आप का पर लेकर के आइए, तो का बोलते हुए आप बंद कीजिए, मुंह को कीजिए, हाँ का बोलते हुए मुंह को बंद कीजिए, कांग, तो वहां पर का खा गांगा ङ आता, ङ। तो का जब आप बोलेंगे और बंद करेंगे मुंह को तो ङ आएगा। तो का खा गा घा इस वर्ग का अनुस्वार क्या है? ङ है। अब ऐसे ही चा को बोलते हुए आप बंद कीजिए, चंग, तो चा चा ज झ इया। तो जब आप दांतों से बोलते हैं तो च जब आप बोल रहे होते हैं उस समय अगर आप उस अनुस्वार को लेंगे तो वहां पर इया आएगा। तो ज और इया का जो संयुक्त अक्षर बनता है वो है जिया, इसलिए इसका उच्चारण जिया ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। ये इसका विज्ञान है। इसी प्रकार से अब आगे के भी देख लिए, टाठा डाडा, तो आप टन आएगा, तथा दादा ना तन, तो त बोलते हुए आप ङ नहीं बोल सकते, तन तंग नहीं बोल सकते आप, तन ही आएगा, तो वह ना आएगा, तथा दादा ना। ऐसे पा बोलेंगे, जब आप ओष्ठ से बोलेंगे तो पापा बाबा मा पम, तो मुंह जब बंद होगा तो म ही आएगा।
ये अनुस्वारों की जो रचना है वो इस कारण से हुई है। तो प्रथम वर्ण से जब आप पकड़ेंगे तो वहां अनुस्वारों की रचना होती है, इस प्रकार से ये है। तो इसका एक बहुत बड़ा विज्ञान है वर्णमाला का इस कारण से। तो हाँ, सही बात है। ही उसका ठीक उच्चारण है। अच्छा, तो यज्ञ बोलना, यज्ञ, 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 हाँ, यज्ञ इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। यस यस। ओके, हम लोग अभी तक यज्ञ, यज्ञ ऐसे बोलते यज्ञ उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। हाँ जी, और कोई प्रश्न है? ठीक है, तो फिर आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रवार को फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।